जंगल का पिशाच, एक ऐसी दास्तान जिसमें इंसानी लालच और जंगल की काली ताकत एक दूसरे से टकराती है। और जब इंसान बुराई के दरवाजे खुद खोल देता है तो उसके पीछे कौन सा अंधेरा आता है, ये कहानी उसी का सच दिखाती है। कहानी राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर बसे एक छोटे से कस्बे बांसगढ़ की है। यहाँ ज्यादातर लोग खेती करते थे, कुछ मवेशी पालते थे और कुछ जंगल से लकड़ी या जड़ी बूटी निकालकर गुजारा चलाते थे। जंगलों की अपनी कहानियां होती हैं, अपने नियम, और बांसगढ़ के लोग जानते थे कि हर चीज में पैर नहीं डालना चाहिए। इसी कस्बे में रहते थे दो लड़के, रवि और विजय। दोनों बचपन के साथी, एक साथ स्कूल, एक साथ खेत, एक साथ लड़ाई, एक साथ मिट्टी में खेले हुए दिन। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी उनकी सोच अलग होने लगी। रवि के मन में एक ही सपना बस गया था, मैं अमीर बनूंगा किसी भी तरह। उसके पिता मिट्टी के बर्तन बनाते थे, मेहनत करते थे, लेकिन आमदनी बस उतनी ही कि घर खिंच जाए। विजय बिल्कुल उल्टा था, शांत, सीधा और बस अपना काम करने वाला। लेकिन किस्मत ने अचानक करवट ली और एक दिन विजय पर लॉटरी की देवी मेहरबान हो गई। 20 लाख की लॉटरी। बांसगढ़ जैसे गांव में 20 लाख मतलब सबसे बड़ा आदमी। वही दिन था जब रवि के अंदर कुछ अजीब सा बदल गया। ईर्ष्या, जलन, लालच, जैसे कोई आग उसकी छाती से उठकर आंखों में झलकने लगी। गांव में बातें चलती थीं। लोग कहते थे, विजय की किस्मत देखो और रवि को देखो, बेचारा रह गया। इन बातों ने रवि को और भड़का दिया। वो अक्सर अकेले बैठा रहता, चुप रहता और लोगों से बचने लगा। उसकी पत्नी सीमा कई बार पूछती थी। सीमा ने कहा, क्या हुआ है, तुम इतने खामोश क्यों रहते हो? रवि ने कहा, कुछ नहीं, बस वही काम धंधे का टेंशन है। लेकिन असली टेंशन विजय था और उसकी दौलत। धीरे धीरे रवि मंदिरों से दूर और अजीब किस्म के लोगों के करीब जाने लगा। गांव वाले कहते थे कि वो किसी तांत्रिक से मिलने लगा है। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब रवि की आंखों में एक अलग तरह की चमक दिखने लगी, तब लोगों को शक हुआ कि मामला कुछ और है। गांव के बाहर एक पुराना खंडहर था जिसे लोग काला चौरा कहते थे। माना जाता था कि बहुत समय पहले वहां किसी तांत्रिक ने साधना की थी और उसके जाने के बाद भी उस जगह से डर का माहौल कभी खत्म नहीं हुआ। रात को अक्सर वहां से धुएं की हल्की लकीरें उभरती दिखती थीं। कुत्ते उस रास्ते पर जाते ही रोने लगते थे। पेड़ों पर बैठे उल्लू अजीब स्वर में हूंट करते थे, जैसे किसी अदृश्य चीज को देख रहे हों। इसी खंडहर में बैठता था वह तांत्रिक। काला वस्त्र, लाल चंदन, हाथ में रुद्राक्ष और चेहरे पर हमेशा बनी रहने वाली एक खतरनाक मुस्कान। एक शाम रवि धीरे धीरे चलता हुआ उसी खंडहर तक पहुंचा। आसमान में बादल चमक रहे थे, हवा भारी थी, जैसे किसी तूफान का इंतजार कर रही हो। तांत्रिक ने आंखें बंद किए हुए मंत्र जप रहा था। उसके आसपास बिखरी हुई राख, चाकू, नींबू और काली मिट्टी को देखकर ही डर लगता था। रवि धीरे से पास गया। तांत्रिक ने अचानक अपनी आंखें खोल दी, जैसे उसे पहले से पता था कि कौन आ रहा है। तांत्रिक ने कहा, तू आ गया? मैं सोच रहा था तू कब आएगा। रवि एक पल के लिए सहम गया। उसने कहा, आप मुझे कैसे जानते हैं? तांत्रिक ने मुस्कुराते हुए कहा, जिन्हें जंगल पुकारता है उनका रास्ता खुद सामने आ जाता है। रवि के गले में जैसे कुछ अटक गया, लेकिन लालच उसके डर पर भारी पड़ा। उसने कहा, मुझे अमीर बनना है, विजय से भी ज्यादा। तांत्रिक की हंसी खंडहर में गूंज उठी। उसने कहा, अमीर बनना आसान है बेटा, बस कीमत चुकानी पड़ती है। रवि ने कहा, मैं कीमत चुकाने को तैयार हूं। तांत्रिक झुककर जमीन पर एक बड़ा सा गोला खींचने लगा। उसने लाल मिट्टी से एक चिन्ह बनाया जो बिल्कुल किसी जंगल की जड़ जैसा दिखता था। उसने कहा, काली घाटी का वन पिशाच, वह है इस जंगल का असली मालिक। उसके लिए इंसान की रूह खाना ऐसे है जैसे तू रोटी खाता है। अगर तू उसे एक इंसान देगा तो वह बदले में तुझे मुंह मांगी दौलत देगा। रवि की सांसें भारी हो गईं। उसने कहा, एक इंसान मतलब? तांत्रिक ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जिसे तू चाहे। कुछ देर की चुप्पी छा गई। बाहर हवा तेज चलने लगी, जैसे जंगल का हर पत्ता सुन रहा हो कि अंदर क्या सौदा हो रहा है। रवि के दिमाग में सिर्फ एक नाम घूम रहा था, विजय। तांत्रिक ने हल्की हंसी के साथ कहा, सोच मत, जिंदगी में मौके बार बार नहीं मिलते। रवि उठकर चला आया। आसमान में बिजली चमकी
और उसकी छाया लंबी होकर जमीन पर विचित्र आकार बनाने लगी। उसकी आंखों में एक पक्का इरादा उतर चुका था। उस रात गांव में अजीब सा सन्नाटा छाया। कुत्ते बिना वजह भौंकने लगे। पेड़ों की शाखें जैसे खुद ब खुद हिल रही थीं। अगली सुबह रवि विजय के घर पहुंचा। विजय अपने नए बने बड़े घर के बाहर खड़ा था, खुश, बेफिक्र, अपनी नई जिंदगी में खोया हुआ। रवि ने मुस्कुराकर कहा, चल आज जंगल तक घूम आते हैं। बहुत दिनों से शिकार पर नहीं गए। विजय ने हंसते हुए कहा, अरे चल, बहुत दिन हो गए हैं, आज मजा आएगा। और दोनों जंगल की तरफ निकल पड़े। पीछे से गांव की बूढ़ी औरतें देखती रहीं। उनकी आंखों में एक अजीब सा संशय था। जंगल में प्रवेश करते ही माहौल बदल गया। रोशनी कम होने लगी, हवा ठंडी हो गई और पेड़ इतने ऊंचे थे कि आसमान दिखना बंद हो गया। पत्तों के नीचे काई लगी थी, हल्की हल्की मिट्टी की महक थी, साथ में कुछ अजीब सा सड़ांत का एहसास जो किसी बंद कमरे की याद दिलाता था। रवि आगे आगे चल रहा था। विजय हंसते मुस्कुराते चलते हुए बातें कर रहा था। वो बोला, अरे तू चुप क्यों है, सब ठीक है ना? रवि ने धीमे स्वर में कहा, हाँ सब ठीक है, चल थोड़ा और अंदर चलते हैं। उनकी चाल धीमी होती गई। पेड़ों की आवाजें बदलने लगीं। जंगल जैसे फुसफुसा रहा था। अचानक एक जगह जमीन धंसने जैसी आवाज आई। उस जगह एक छोटी खाई थी और उसके नीचे अंधेरा। रवि ने मौका देखकर पीछे से विजय को जोर से धक्का दे दिया। विजय की चीख जंगल में गूंजती चली गई। कुछ सेकंड बाद सब शांत हो गया। रवि खड़ा रहा। उसका सीना तेजी से उठ गिर रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन चेहरा लालच से चमक रहा था। तभी अचानक आसमान में काले बादल इकट्ठे हो गए। हवा का रुख बदल गया। पेड़ ऐसे कांपने लगे जैसे किसी ने उन्हें हिला दिया हो। और फिर एक गहरी भारी डरावनी आवाज गूंजी, मैं तेरी बलि से खुश हुआ। रवि के पैरों तले की मिट्टी ठंडी हो गई। उसकी गर्दन खुद ब खुद नीचे झुकने लगी। जा, तेरी इच्छा पूरी होगी। हवा एकदम शांत हो गई, जैसे जंगल अचानक सो गया हो। लेकिन रवि जानता था कि अब उसकी जिंदगी फिर कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। उसने खाई की तरफ आखिरी बार देखा और धीरे धीरे घर की ओर चल पड़ा। जंगल के पीछे किसी अनदेखे अंधेरे में दो जलती हुई आंखें उसे जाते हुए देख रही थीं और उनकी चमक में मौत की एक नई भूख जन्म ले चुकी थी। रवि उस दिन जैसे किसी नशे में था। जंगल से लौटते हुए उसकी चाल थोड़ी लड़खड़ा रही थी, पर चेहरे पर एक अजीब सी तृप्ति थी। ऐसा लगता था जैसे उसके भीतर किसी और का बस गया हो। हवा में मिट्टी की महक थी, लेकिन रवि के नथुनों में अब भी उस अंधेरे की ठंडक पड़ी हुई थी। गांव में दाखिल होते ही कुछ औरतों ने उसे देखा। उसके कपड़ों पर काई और मिट्टी लगी थी, हाथ कांप रहे थे, आंखें लाल थीं। बूढ़ी नेहरूबाई ने अपनी पड़ोसी से धीरे से कहा। नेहरूबाई ने कहा, यह लड़का कुछ गड़बड़ कर आया है। उसकी पड़ोसी बोली, हाँ, इसकी चाल ही बदली हुई लग रही है। लेकिन किसी ने कुछ पूछा नहीं। गांव में लोग ज्यादातर दूसरों के दुख में बोलते थे, पर शक में चुप रहना पसंद करते थे। रवि अपने घर पहुंचा। उसकी पत्नी सीमा दरवाजे पर थी। सीमा ने कहा, इतनी देर कर दी, विजय के साथ गया था ना, वो कहाँ है? रवि ने पसीने से भीगे चेहरे के साथ कहा, अरे वो काम था उसका, शहर चला गया। सीमा ने उसकी आंखों में देखा। उसे साफ लगा कि रवि झूठ बोल रहा है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कई दिनों से रवि का व्यवहार इतना बदल गया था कि सीमा भी डरने लगी थी। रात को जब दोनों सोने गए, घर में अजीब सा सन्नाटा था। खिड़की के बाहर पेड़ों का हिलना सामान्य था, लेकिन उस रात की हवा में कुछ अलग था, जैसे हवा नहीं, कोई फुसफुसा रहा हो। रवि करवट बदलता रहा। नींद आती नहीं थी, और जब आंखें मूंद दी, अचानक वही भारी आवाज उसके सपने में गूंज उठी, मैं जाग रहा हूं, मुझे याद है, मेरा कर्ज अभी बाकी है। रवि की आंखें खौलते पानी की तरह खुल गईं। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह हांफते हुए उठ बैठा। सीमा घबराकर बोली। सीमा ने कहा, क्या हुआ, फिर बुरा सपना देखा? रवि ने पसीना पोंछते हुए कहा, हाँ कुछ नहीं, सो जा तू। लेकिन रवि जानता था कि यह सपना नहीं था, यह जंगल का पिशाच था, जो अब उसके खून में अपनी आवाज भेज रहा था। अगले ही दिन गांव में खबर फैल गई कि विजय कल रात घर नहीं लौटा। कुछ लोग जंगल की तरफ गए, पर सिर्फ उसके जूते मिले। लोगों ने तुरंत फैसला कर लिया कि शायद किसी जानवर ने हमला किया होगा। ऐसी घटनाएं पहले भी हुई थीं,
लेकिन रवि के लिए यह घटना खतरे की घंटी थी। जंगल ने अपना पहला खेल दिखा दिया था। विजय की गुमशुदगी से गांव का माहौल भारी हो गया। लोगों के चेहरों पर चिंता, बेचैनी और डर साफ दिखने लगा। गांव का सरपंच सूरजपाल, जो दिखने में सख्त था पर दिल से ईमानदार इंसान था, उसने एक मीटिंग बुलाई। सरपंच ने कहा, जंगल में कुछ गड़बड़ है। पिछले महीने भी 2 गायें गायब हुई थीं। आज विजय भी ना मिला। हमें जंगल के रास्ते कुछ दिन बंद करने होंगे। गांव वाले सहमे हुए थे, लेकिन किसी ने विरोध नहीं किया। हर तरफ डर का माहौल तैर रहा था। भीड़ के बीच मोहन भी था, कस्बे का किशोर लड़का जो पढ़ाई में तेज और दिमाग में बेहद जिज्ञासु था। मोहन ने अपने दोस्त को धीरे से कहा, मोहन ने कहा, यह सब अचानक क्यों हो रहा है? पहले कभी इतना नहीं हुआ। उसका दोस्त बोला, ना जाने, पर जंगल के बारे में दादी अजीब बातें बताती हैं। उनका ये छोटा सा संवाद आगे चलकर बहुत मायने रखने वाला था। जंगल की हर दास्तान में मोहन जैसे किसी ना किसी बच्चे की भूमिका जरूर होती है, जो सच को जानने की कोशिश करता है। उधर रवि एक अजीब सी बेचैनी में फंसा हुआ था। उसे लग रहा था कि हर कोई उसे घूर रहा है। हर कोई उससे पूछना चाहता है कि विजय कहाँ है। उस शाम रवि फिर अकेले खंडहर की तरफ चला गया। हवा ठंडी थी, आकाश में सूरज ढल रहा था। जैसे शाम नहीं, किसी बड़ी घटना का पर्दा धीरे धीरे उठ रहा हो। खंडहर पहुंचकर उसने चारों तरफ देखा। तांत्रिक वहीं बैठा था, लेकिन आज उसका चेहरा पहले से ज्यादा डरावना लग रहा था। रवि थोड़ा कांप गया। उसने कहा, बाबा, वो हो गया काम, लेकिन मुझे सपने आ रहे हैं। मैं डर रहा हूं। तांत्रिक ने काली मुस्कान के साथ कहा, डर? तूने जिस रास्ते पर पैर रखा है वहां डर की जगह नहीं, वहां केवल कीमत चुकानी होती है। वन पिशाच ने तुझे पहली दानव दृष्टि दी है, अब तेरी दौलत बढ़ेगी। रवि ने घबराकर पूछा, पर मुझे सपने क्यों आ रहे हैं? वो कहता है कि कर्ज बाकी है। तांत्रिक की आंखों में चमक दौड़ गई। उसने कहा, हाँ, वन पिशाच को सिर्फ एक जान कभी काफी नहीं होती, लेकिन अभी तू उसकी पहली दहलीज पर है। आगे आगे तू देखेगा असली सौदा क्या होता है। रवि का गला सूख गया। तांत्रिक ने जमीन से काली मिट्टी उठाकर उसके हाथ में रखी। उसने कहा, यह काली घाटी की शक्ति है, इसे अपने घर के दरवाजे पर डाल देना। कोई भी अनदेखी ताकत अंदर नहीं आएगी। रवि ने मिट्टी जेब में रख ली और तेजी से घर की तरफ लौट गया, लेकिन उसे पता नहीं था कि अंधेरे की मिट्टी कभी सुरक्षा नहीं देती, वो सिर्फ बुलावा देती है। उस रात गांव में कुछ अजीब हुआ। हवा में एक मध्यम सी चीख उभरी जो किसी जानवर की नहीं लग रही थी। कुत्ते पूरे गांव में एक साथ भौंकने लगे। कुछ घरों के बाहर दीपक अपने आप बुझ गए। रवि और सीमा उसी समय खाना खा रहे थे। सीमा ने थाली रखते हुए कहा, सुनो, ये आवाज कैसी थी? रवि ने खिड़की की तरफ देखते हुए कहा, कुछ नहीं होगा, हवा का असर होगा। लेकिन रवि खुद डर रहा था। कमरे की लाइट बार बार हल्की होकर तेज हो रही थी, जैसे कोई ऊर्जा लाइट को खींच रही हो। सीमा ने अपनी ओढ़नी कसकर पकड़ ली। घर की दीवारें जैसे सांस ले रही हों। चारों तरफ एक कमजोर गंध फैल रही थी, नमी, सड़ांध और किसी पुरानी चीज के गलने जैसी। अचानक उनके पुराने लकड़ी के दरवाजे पर थाप पड़ी। थाप हल्की नहीं, ऐसी जैसे किसी ने पूरी ताकत से मारा हो। टक टक टक। सीमा डरकर पीछे हट गई। उसने फुसफुसाते हुए कहा, इतनी रात गए कौन आया है? रवि की सांसें भारी हो गईं। उसने धीरे से दरवाजे के पास जाकर पूछा। रवि ने कहा, कौन है? बाहर से कोई आवाज नहीं आई। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड, फिर दोबारा वही भारी थाप। टक टक टक। सीमा रोने लगी। सीमा ने कहा, मत खोलो, भगवान के लिए मत खोलना। रवि खुद कांप रहा था। उसने दरवाजे की झिड़ी से बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन उसे सिर्फ अंधेरा दिखा। अचानक हवा का रुख बदल गया। दरवाजे पर जमी धूल घूमकर ऊपर उठने लगी। पत्ते अपने आप उड़े और दरवाजे की दहलीज पर गिरने लगे। और तब रवि ने खिड़की के कांच पर एक छाया देखी, लंबी, बेहद लंबी, इंसानी शरीर जैसी, लेकिन उसका सिर टेढ़ा था और उसकी गर्दन पर जैसे टहनियां उगी हों। छाया हिल रही थी, धीरे धीरे, जैसे उसकी सांसें भारी हों। सीमा ने उस छाया का सिरा देखा और डर से चीख पड़ी। रवि ने तुरंत तांत्रिक दी हुई काली मिट्टी दहलीज पर फेंक दी। मिट्टी गिरते ही छाया अचानक पीछे हट गई, जैसे किसी आग से जल गई हो। थोड़ी देर बाद सब शांत हो गया। न हवा, न छाया, न थाप,
लेकिन रवि समझ गया कि पिशाच सिर्फ अपनी मौजूदगी दिखाने आया था। यह उसकी चेतावनी नहीं, उसकी पहली पुकार थी। सुबह गांव में एक हादसा हुआ। मोहन का छोटा भाई चीकू, जो बस 6 साल का था, घर के बाहर खेलते खेलते अचानक गायब हो गया। उसकी मां रोते रोते बेहाल हो गई। गांव वाले इकट्ठा हो गए। सरपंच ने कहा, जंगल में मत जाना, बच्चे को गांव के अंदर ही कहीं ढूंढो। लेकिन एक बूढ़ा चरवाहा, भोला, जिसे गांव वाले बेवकूफ समझते थे, उसने धीरे से कहा। भोला ने कहा, बच्चा जंगल की तरफ गया है। मैंने रात को पेड़ पर किसी को देखा था, कोई बहुत लंबा आदमी जो हिलता हुआ जा रहा था। लोगों ने उसकी बात को पागलपन समझकर हंसी में उड़ा दिया, लेकिन रवि का चेहरा सफेद पड़ गया था। उसने वहीं देखा था, वही छाया, वही लंबा साया। क्या वन पिशाच किसी और की जान लेने आ चुका था? क्या चीकू उसकी अगली बलि था? क्या सौदा अब बेकाबू हो चुका था? रवि के अंदर एक डर जाग चुका था, एक ऐसा डर जो इंसान की हड्डियों तक उतर जाता है। रवि के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या वन पिशाच ने दूसरी बलि चुन ली है? क्या चीकू उसकी अगली बारी है? क्या सौदा अब उसकी पकड़ से बाहर जा चुका है? हवा एकदम शांत हो गई, मानो पूरा जंगल कुछ सुन रहा हो, कुछ देख रहा हो और इंतजार कर रहा हो। रात होने लगी। गांव में छोटी छोटी फूस की झोपड़ियां धीरे धीरे अंधेरे में घुलती जा रही थीं। सड़कों पर मिट्टी की गंध थी, हवा में ठंड थी और दूर कहीं सियारों की आवाजें आ रही थीं। रवि अपने घर की तरफ चला, पर उसके पैर भारी हो चुके थे। मन में एक डर था कि कहीं रास्ते से ही कोई लता, कोई जड़ या कोई साया उसे पकड़ न ले। जब वह घर पहुंचा तो उसकी बीवी कुसुम ने पूछा। कुसुम ने धीमी आवाज में कहा, कहां रह गए थे? मैं कब से इंतजार कर रही हूं। कुसुम ने दूसरी सांस में कहा, चेहरा ऐसा क्यों लग रहा है? सब ठीक तो है? रवि कुछ मिनट चुप रहा, आंखें नीचे थीं। रवि ने बोला, कुछ नहीं। रवि ने फिर कहा, बस थोड़ी तबीयत खराब है। कुसुम ने चूल्हा बुझाते हुए कहा, तुम आजकल बहुत बदल गए हो, कुछ ना कुछ छुपा रहे हो मुझसे। कुसुम ने कटोरा धोते हुए कहा, रात को बार बार नींद में चिल्लाते भी हो। रवि पीछे हट गया। उसे डर था, वह सच्चाई बताएगा तो क्या होगा? क्या वह अपनी गलती कबूल कर सकता था? नहीं। अगर उसने कहा कि उसने विजय को बलि चढ़ाया तो उसकी दुनिया खत्म हो जाएगी। रात जैसे जैसे बढ़ रही थी, डर का घेरा भी कसता जा रहा था। आधी रात हो चुकी थी। गांव के ऊपर काली घाटी से आती ठंडी हवा बह रही थी। रवि और कुसुम सो रहे थे। अचानक दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ। धड़ाम, धड़ाम, धड़ाम। कुसुम उठकर बैठ गई। कुसुम ने कांपती आवाज में कहा, यह क्या था? इतनी रात को कौन आया है? कुसुम ने फिर कहा, देखो ना, कोई मुसीबत तो नहीं? रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। उसको तुरंत याद आया, पहले भी ऐसे ही हुआ था। और आगे क्या हुआ था? उसने खोई हुई चीखें सुनी थी, सूखी टहनियों की खड़खड़ाहट सुनी थी, और उसके बाद जो हुआ था वह आज तक नहीं भूला था। दरवाजे का लकड़ी का पल्ला कांप रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे बाहर कोई इंसान नहीं, कोई विशाल शक्ति खड़ी हो। एक और धमाका हुआ, इस बार खिड़की की तरफ। बाहर काली हवा तेज बह रही थी। जंगल की तरफ से किसी औरत जैसी आवाज आई, जैसे कोई रो रहा हो। कुसुम डर गई। कुसुम ने धीमी आवाज में कहा, रवि, कोई बाहर रो क्यों रहा है? कुसुम ने फिर कहा, चलो देख लेते हैं, शायद कोई घायल हो। रवि ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। रवि ने कांपती आवाज में कहा, नहीं, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। रवि ने दूसरी सांस में कहा, यह कोई इंसान नहीं है। कुसुम उसकी बात समझ नहीं पाई, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिखने लगा। बाहर फिर वही आवाज आई और एक पल को लगा जैसे कोई घर के चारों तरफ घूम रहा हो, धीरे धीरे, घुटनों पर रेंगते हुए। अगली सुबह गांव में अफरा तफरी थी। सब लोग एक ही बात कर रहे थे, चीकू गायब था। उसकी मां रो रो कर बेहाल थी। उसकी आवाज पूरे गांव में गूंज रही थी, मेरा बच्चा कहां गया? किसी ने उसे बुलाया, किसी ने उसे जंगल की तरफ ले गया। गांव के लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था चीकू नाला पार करते हुए गिर गया होगा, कोई कह रहा था वह किसी दोस्त के साथ गया होगा, पर सच कुछ और था। रवि के कानों में एक आवाज गूंज रही थी, वही पुरानी, वही डरावनी, मेरा कर्ज अभी बाकी है, हर साल एक रूह चाहिए। क्या पिशाच चीकू को ले गया? रवि अंदर से टूट चुका था। उसे अपने पापों का बोझ आज पहली बार सही मायनों में समझ आ रहा था। गांव वालों ने खोजबीन शुरू की।
एक टोली बनी। सबके हाथ में लाठी, मशालें और कुछ के पास छोटे छोटे औजार थे। पगडंडी पर छोटे पैरों के निशान दिखाई दिए। वह सीधे जंगल की तरफ जा रहे थे और फिर जाते जाते अचानक मिट्टी में ऐसे खत्म हो गए मानो बच्चा जमीन से उठा लिया गया हो। पर सबसे डरावनी बात यह थी कि उन्हीं निशानों के साथ साथ एक और निशान था, बहुत बड़ा, अक्सर इंसान जैसा, पर पैरों में उंगलियों की जगह जड़ें जैसी आकृति थी। रवि जब यह देख रहा था, उसकी टांगें कांपने लगी, उसकी सांसें तेज हो गईं। लालच ने उसे वहां ला दिया था और अब वह उसी रास्ते पर खड़ा था जहां मौत चलती थी। अचानक गांव के बाहर एक चीख सुनाई दी, एक और आवाज, एक और गूंज। लोग उधर भागे। वहीं पुरानी कुटिया के पास वही तांत्रिक बैठा था, पीली आंखें, काला चेहरा, सूखे होंठ। तांत्रिक ने अपना सिर उठाया और रवि को घूरा। उसकी आवाज गहरी थी। तांत्रिक ने कहा, मैंने तुझे चेताया था, जंगल के सौदे कभी सस्ते नहीं पड़ते। तांत्रिक ने दूसरी सांस में कहा, पिशाच जाग चुका है, अब वो नहीं रुकेगा। रवि गुस्से से चिल्लाया। रवि ने कहा, तूने मुझे फंसाया, तूने यह सब करवाया। रवि ने फिर कहा, मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरा जीवन सब खतरे में है। तांत्रिक ने मंद मुस्कान दी। उसने कहा, जंगल तेरा नाम लिख चुका है, तेरा खेल अब खत्म होने वाला है। हर किसी की रूह कांप गई। उस रात गांव पर अजीब सन्नाटा था। कहीं दूर से ढोल की धीमी सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई काला अनुष्ठान किया जा रहा हो। कुसुम घर में पूजा की थाली लेकर बैठी थी। रवि बाहर बरामदे में बैठा था, पर उसकी आंखें लगातार जंगल की तरफ लगी थीं। अचानक आकाश में बिजली कौंधी और एक ऊंची भारी आवाज गूंजी, जैसे कोई पहाड़ फटता हो। पेड़ ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई अदृश्य दानव उन्हें धक्का दे रहा हो। रवि खड़ा हुआ, उसकी आंखें फैल गईं। धीरे धीरे सड़क के किनारे एक लंबा काला साया दिखाई दिया, पेड़ के पीछे से निकलता हुआ, बहुत ऊंचा, इतना कि छतों से भी ऊपर। उसकी आंखें लाल जल रही थीं। शरीर पेड़ की जड़ों जैसा टेढ़ा मेढ़ा था और चाल मानो वह जमीन पर नहीं, हवा में फिसल रहा हो। कुसुम बाहर आई। उसने डरते हुए कहा, वो क्या है? कुसुम ने घुटी आवाज में कहा, रवि, ये वही है ना जिसके बारे में लोग कहते हैं। साया रुक गया और उसने रवि की तरफ सिर घुमाया। वन पिशाच की आवाज पूरे गांव में गूंज उठी, मेरी भूख अभी खत्म नहीं हुई, मेरा सौदा अब और गहरा होगा। इस बार मैं वो लूंगा जो तू सबसे ज्यादा प्यार करता है। और रुई की तरह हल्की हवा एक तूफान बन गई। पेड़ जमीन से उखड़ने लगे, जड़ें घर की दीवारों पर चढ़ने लगीं। हवा अचानक इतनी ठंडी हो गई कि चारों ओर जल रही मिट्टी के दियों की लौ कांपने लगी। गांव के पेड़ जो शाम तक बिल्कुल शांत थे, अब किसी अनदेखे तूफान की वजह से हिल रहे थे, जैसे किसी दैत्य का हाथ उनकी शाखाओं को पकड़कर झकझोर रहा हो। रवि बरामदे में खड़ा था, उसकी सांसें अनियंत्रित होती जा रही थीं। कुसुम उसके पीछे खड़ी थी, पर अब उसके चेहरे पर सिर्फ डर नहीं था, बल्कि एक गहरी बेचैनी थी, जैसे उसका दिल पहले ही कुछ समझ चुका हो। कुसुम ने धीमी कांपती आवाज में कहा, रवि, तुमने ये सब क्या कर दिया? जंगल ने हमारा पीछा क्यों पकड़ लिया? कुसुम ने उसकी बांह पकड़ी, पर उसे महसूस हुआ कि रवि का शरीर पसीने से भीगा हुआ था और उसकी हथेलियां और ठंडी पड़ चुकी थीं। रवि ने किसी तरह शब्द निकालते हुए कहा, मैं नहीं चाहता था कि ऐसा हो, मैंने बस एक गलती की थी। रवि ने लंबी सांस लेते हुए कहा, तांत्रिक ने कहा था कि एक ही बलि देनी होगी, बस एक। मुझे नहीं पता था कि वो हर साल एक जान मांगेगा। कुसुम लड़खड़ाकर पीछे हट गई। उसके चेहरे पर सदमे की परतें उतरने लगीं। कुसुम ने भारी आवाज में कहा, तुमने किसी इंसान की बलि दी? और इतने सालों के रिश्ते का भार उस एक सवाल में अचानक समा गया। रवि ने सिर नीचे कर लिया। अंधेरी रात में उसकी छाया भी कांप रही थी। जंगल की ओर से आती हवा अचानक थम गई और उस खामोशी में वो झिलमिलाती दो लाल आंखें और साफ दिखाई देने लगीं। वन पिशाच ने अपना चेहरा धीरे से ऊपर उठाया। उसकी गर्दन लंबी और टेढ़ी थी, जैसे किसी पेड़ की सूखी जड़ को जबरन मानव आकार दे दिया गया हो। उसके विशाल शरीर से मिट्टी झड़ रही थी और हर कदम पर जमीन का रंग बदलता जा रहा था। कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही थी। पूरा गांव जैसे किसी जादू में जकड़ गया हो। पिशाच ने अपनी चटकती आवाज में कहा, एक रूह और चाहिए, एक रूह, ताकि जंगल का सौदा कायम रहे। रवि पीछे हट गया,
पर पिशाच उसकी हर हरकत पर नजर गड़ाए हुए था। अचानक दो घरों के बीच की दीवार पर तेजी से कोई साया दौड़ता हुआ गया। एक बिल्ली चीखी, कोई मुर्गा पंख फड़फड़ाते हुए भागा और हवा में एक अजीब सी जलन की गंध फैलने लगी। कुसुम रो पड़ी। वह चूल्हे के पास जाकर फर्श पर बैठ गई, जैसे उसके पैरों ने साथ छोड़ दिया हो। कुसुम ने कांपते हुए कहा, वो मेरा बच्चा ले गया, चीकू को ले गया। अब वो हम पर आ गया है। रवि, हम कहां जाएं? रवि के पास कोई जवाब नहीं था। उसके चेहरे पर अपराध, डर, शर्म और विनाश एक साथ उभर रहे थे। इस अफरा तफरी के बीच में गांव के बुजुर्ग कथा पुरोहित बाबा माधव बाहर निकले। सफेद दाढ़ी, हांफता हुआ शरीर, लकड़ी की मोटी लाठी। लोगों ने उन्हें देखकर थोड़ी हिम्मत पाई, क्योंकि वह गांव में अक्सर जंगल के किस्से सुनाया करते थे। कहते थे कि जंगल में एक प्राचीन शक्ति है जो लालचियों को पहले मौका देती है, फिर वही मौका उनका विनाश बन जाता है। बाबा माधव ने दूर खड़े पिशाच की तरफ देखा। उनकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं, पर उन्होंने खुद को संभाला। बाबा ने आगे कदम बढ़ाते हुए कहा, ये वही है, वही जंगल दूत जिसे हमारे पुराने लोग लाशखोर देव कहते थे। ये खून से नहीं, आत्मा की रोशनी से जिंदा रहता है। लोगों की रीढ़ में कंपी दौड़ गई। बाबा ने फिर कहा, और जिसे ये अपना बनाता है, वो चाहे भागे या छुपे, ये उसकी हर सांस को पहचान लेता है। रवि ने अपनी सांस रोक ली। उसको पता था कि बाबा की बात उसी पर लागू होती है। गांव वाले इकट्ठा हो गए, पर कोई भी पिशाच से 2 कदम भी आगे जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अचानक जमीन के नीचे से एक हल्की सी सरसराहट उठी। ऐसा लग रहा था कि जैसे मिट्टी के भीतर कुछ रेंग रहा है। जितने लोग खड़े थे, सभी ने नीचे देखा। मिट्टी में दरारें पड़ने लगी। उन दरारों में से पतली टेढ़ी मेढ़ी जड़ें ऊपर आने लगी। जड़ें पहले तो कीड़ों की तरह थीं, पर हर सेकंड उनका आकार बढ़ रहा था। वे मिट्टी चीरकर बाहर निकल रही थीं। मिट्टी से निकलकर वे दीवारों, खंभों, पेड़ों और लोगों के पैरों के पास फैलने लगी, जैसे जंगल खुद चलकर गांव पर हमला कर रहा हो। कुसुम की चीख निकली। उसने अपनी साड़ी समेटी और दरवाजे की तरफ भागी। एक जड़ तेजी से उसकी तरफ बढ़ी, पर रवि ने झटके से उसका हाथ पकड़कर उसे खींच लिया। रवि को पहली बार ऐसा लगा कि यह जंगल अभी किसी को भी नहीं छोड़ेगा। वन पिशाच ने हवा को चीरती अपनी आवाज में कहा, मेरा धैर्य खत्म हो रहा है। अगर आज की रात बलि नहीं मिली तो मैं अपने नियम खुद बनाऊंगा। उसकी आवाज ऐसे थी जैसे कंक्रीट पर पत्थर रगड़ा जा रहा हो। सारे गांव में एक अजीब सा कंपन फैल गया। रवि की आंखों में एक पागलपंथी डर दिखाई दिया। उसे समझ आ गया कि अब यह खेल सामान्य मौत का नहीं रहा। यह उसके घर, उसकी बीवी और पूरे गांव को मिटाने का मामला बन चुका है। और तभी जंगल की तरफ से एक और चीख आई। यह चीख किसी इंसान की नहीं थी, मानो 100 लोगों की आत्माएं एक साथ रो रही हों। जंगल काली धुंध छोड़ रहा था। वह धुंध गांव की तरफ बढ़ रही थी, धीरे, भारी और भूतिया अंदाज में। उसी वक्त चट्टानों वाली राह से कोई छड़ी टकराने की आवाज आई। एक आकृति धीरे धीरे आती दिखाई दी। लोग पीछे हट गए। वह तांत्रिक था, वही जिसने रवि को पहली बार इस काले रास्ते पर धकेला था। उसके कपड़े फटे हुए थे, आंखें गहरी काली और चेहरे पर ऐसा भाव जैसे वह सैकड़ों रातें मरने जीने के बीच गुजार चुका हो। तांत्रिक ने गांव वालों की तरफ देखते हुए कहा, तुम लोग अब बच नहीं सकते, क्योंकि जिसने पिशाच को जगाया वह यहीं खड़ा है और उसका कर्ज कभी खत्म नहीं होता। रवि ने गुस्से से उसकी तरफ कदम बढ़ाया। रवि ने चिल्लाते हुए कहा, तूने मुझे फंसाया था, तूने मुझसे झूठ बोला था, तूने कहा था एक बलि काफी है। तांत्रिक ने बेरुखी से जवाब दिया, मैंने तुझे बस जंगल की भूख दिखाई, पर सौदा तो तूने खुद किया था। और फिर उसने असली सच बताया। तांत्रिक ने धीरे बोलते हुए कहा, पिशाच की भूख इंसान की लालच से पैदा होती है। जितना लालच बड़ा होगा उतनी ही उसकी भूख बढ़ेगी। और तू तो बचपन से ही अपने दोस्त से जलता था। तेरी इच्छा ही इसकी असली दावत थी। रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। धुंध तेजी से फैल रही थी। लोग घरों के अंदर भाग रहे थे, लेकिन रवि और कुसुम वहीं खड़े थे। कुसुम अब तक चुप थी, पर अब वह धीरे से बोली। कुसुम ने लगभग टूटती आवाज में कहा, मुझे सच बता दो रवि, अगर तुमने विजय की जान ली, अगर तुमने ये सब शुरू किया, तो ये पिशाच हम दोनों पर क्यों हमला कर रहा है? सिर्फ तुम पर क्यों नहीं आता, मुझ पर क्यों? रवि ने जवाब देने के लिए होंठ खोले, लेकिन अचानक हवा में एक अजीब बदलाव हुआ।
पिशाच ने अपनी गर्दन हिलाते हुए कुसुम की तरफ देखा। उसकी आंखें और ज्यादा लाल हो गईं, जैसे वह उसकी तरफ खींच रहा हो। रवि भौंचक्का रह गया। तभी तांत्रिक ने धीमी पर गंभीर आवाज में कहा, क्योंकि तेरे घर में सिर्फ एक पापी नहीं रहता, दो रहते हैं। कुसुम ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसके चेहरे पर दर्द, डर और एक अजीब सी सफाई थी। क्या कुसुम भी कुछ छिपा रही थी? क्या उसके अंदर भी कोई अंधेरा था, या पिशाच किसी और वजह से उसकी रूह चाहता था? यह बात अभी साफ नहीं थी, लेकिन संकेत मिल चुका था। धुंध अब इतने करीब आ गई थी कि हवा में गंध बदलने लगी। एक तीखी मिट्टी की महक, जैसे किसी पूरी घाटी को उखाड़कर आग में डाल दिया गया हो। लोग घरों के दरवाजे बंद कर रहे थे, खिड़कियां और जमीन दोज कर रहे थे। कुत्ते अचानक चीखकर भागने लगे, और तभी धुंध ने अपना पहला कदम आगे बढ़ाया। उस धुंध में से एक आकृति निकली, काले कपड़ों में लिपटी, चेहरा मिट्टी से भरा और आंखें खोखली। वह धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ी। रवि ने पहचान लिया, वह चीकू नहीं था, वह कोई बच्चा नहीं था, वह विजय था। वही विजय जिसे रवि ने खाई में धक्का दिया था। उसका शरीर जड़ों और कीचड़ में लिपटा हुआ था, चेहरा आधा टूटा हुआ, आंखें ढंसी हुई, पर वह चल रहा था, जैसे जंगल ने उसकी लाश को उठाकर पिशाच की तरफ से संदेश भेजा हो। विजय ने मुंह खोला और अंदर सिर्फ काले कीचड़ की आवाज निकली, पर उस आवाज में एक ऐसी चीख थी जो इंसानों की नहीं होती। कुसुम डर से दीवार पकड़कर बैठ गई, और रवि ने एक कदम भी पीछे नहीं लिया, क्योंकि उसे पता था अब यह कहानी सिर्फ डर की नहीं, बदले की बन चुकी थी। विजय की टूटी हुई देह जब धुंध को चीरकर आगे बढ़ी, तो पूरा गांव जैसे किसी अदृश्य दबाव के नीचे आ गया। हवा की ठंडक अचानक इतनी भारी हो गई कि सांस लेना भी मुश्किल महसूस होने लगा। कुसुम दीवार पकड़कर कांपती रही। उसकी उंगलियों के पोर पत्थर की सतह में ढंसते जा रहे थे, फिर भी वह निगाहें विजय से हटाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। रवि वहीं खड़ा रहा, जैसे उसके पैरों के नीचे जमीन किसी अनजाने संकल्प से जकड़ गई हो। उसके भीतर डर उफनता था, लेकिन उस डर में अब कुछ और भी था। अपराध, पछतावा और एक गहरी समझ कि जंगल अपना कर्ज कभी नहीं छोड़ता। वह ठंडी हवा को महसूस कर सकता था, जो उसके कान के पास से गुजरते हुए जैसे कोई फुसफुसाहट कह रही थी कि यह सिर्फ शुरुआत है। विजय के कदम अजीब थे, जैसे जड़ों ने उसकी हड्डियों को अपने हिसाब से जोड़ दिया हो। उसके पैरों से मिट्टी गिरती जा रही थी। हर कदम के साथ एक सीली बदबू फैलती थी, जैसे कब्र खोदते समय निकलती है। लेकिन सबसे डरावना था उसका चेहरा, आधा टूटा, आधा सड़ा। फिर भी उस खामोश चेहरे के भीतर कहीं एक जलती हुई नफरत धड़क रही थी, जो इंसानी नहीं लगती थी। गांव के घरों की खिड़कियां कांपने लगी, जैसे अंदर छिपे लोग डर के मारे कांप रहे हों। हवा अब सिर्फ ठंडी नहीं थी, उसमें एक गहरी कंपन थी, एक ऐसी धीमी गूंज जो किसी विशाल जीव की सांस जैसी लगती थी। रवि ने महसूस किया कि धुंध उसकी ओर सरक रही है, जैसे वह विशेष रूप से उसे घेरे लेने आई हो। उसे अचानक यह भी महसूस हुआ कि धुंध के भीतर कई परछाइयां और भी हिल रही हैं, जैसे कोई और भी वहां हो, पर अभी सामने न आया हो। विजय की खोखली आंखें रवि पर अटक गईं। वह रुका नहीं, न मुड़ा, न गिरा। सीधा रवि के सामने आकर खड़ा हो गया, जैसे उससे कुछ कहना चाहता हो। उसका जबड़ा नीचे लटक गया, और काले कीचड़ के भीतर कहीं फंसी एक आवाज बाहर आने की कोशिश करने लगी। आवाज में भाषा नहीं थी, पर भावना थी, गुस्सा, घृणा और वह दर्द जो मौत से भी पार जाता है। कुसुम चीखना चाहती थी, लेकिन आवाज सूख गई। रवि ने एक पल को अपनी गलती के बोझ को महसूस किया। वह जानता था कि उसने विजय को खाई में धक्का देकर एक ऐसा दरवाजा खोल दिया था जो कभी बंद नहीं होना था। लेकिन वह यह नहीं जान पाया था कि जंगल मृतकों को इसे बंद करने नहीं देता। जंगल अपना न्याय खुद तय करता है। अचानक एक तेज झोंका आया, और जले हुए पत्तों की गंध पूरे आंगन में फैल गई। कुत्ते दूर कहीं पागलों की तरह रोने लगे। हवा में मौजूद धुंध की आकृतियां जैसे एक साथ सिर उठाने लगी। ऐसा लगा मानो पूरा जंगल गांव की ओर चल पड़ा हो। विजय का सिर झटके से एक तरफ मुड़ा, जैसे किसी अदृश्य आदेश पर। उसके मुंह से कीचड़ का एक बड़ा गुच्छा जमीन पर गिरा, और उसी के साथ धुंध के भीतर किसी विशाल चीज ने गरजने जैसा स्वर निकाला। वह आवाज इतनी भारी थी कि जमीन के भीतर की मिट्टी भी हिलने लगी। रवि ने समझ लिया कि विजय अकेला नहीं आया। जंगल का रण वसूलने कोई और भी आ रहा था, और शायद इस बार सिर्फ एक इंसान नहीं, पूरा गांव उसकी सूची में था।
धुंध का वह भारी झोंका अभी थमा ही नहीं था कि हवा में एक ऐसी खामोशी उतर आई मानो किसी ने पूरे जंगल की धड़कन रोक दी हो। विजय वहीं खड़ा था, लेकिन अब उसके पीछे धुंध की परतों में कुछ और भी आकार लेने लगा। एक फैलती हुई परछाई, कोई विशाल लंबा टेढ़ा मेढ़ा शरीर, जैसे जड़ें और छायाएं आपस में बंधकर किसी जीव का रूप बना रही हों। रवि की आंखों के सामने पूरा माहौल धीमा पड़ गया। उसके आसपास हर आवाज मर चुकी थी। सिर्फ एक गूंज बची थी जो जंगल के भीतर से उठ रही थी, एक गहरी थकी हुई कराह, जैसे कोई प्राचीन आत्मा बहुत वर्षों की कैद के बाद अब खुलकर सांस ले रही हो। कुसुम ने कांपते हुए रवि की बांह पकड़ ली, लेकिन उसकी पकड़ इतनी कमजोर थी कि जैसे हाथ में कोई हवा हो। डर उसे भीतर से खोखला कर चुका था। धुंध की अगली परत फटी और उस फटी दरार से एक आकृति उठी, लंबी, इतनी लंबी कि वह इंसानी कद का मजाक उड़ा दे। पतली, इतनी पतली कि जैसे किसी ने पेड़ की परछाई को मोड़कर खड़ा कर दिया हो। चेहरा ढका हुआ नहीं था, वह चेहरा था ही नहीं, सिर्फ दो गहरे गड्ढे जिनमें से मिट्टी की धूल बहती रहती थी। शरीर पर जगह जगह सूखी छाल चिपकी हुई थी और हड्डियां बाहर झांकती थीं, जैसे उन्हें पेड़ों ने तराशा हो। यह वही था, वन पिशाच, जंगल का प्राचीन संरक्षक, वह अस्तित्व जिसे गांव वाले सिर्फ कहानी समझते रहे थे। वह धीरे धीरे आगे झुका, जैसे इंसानों की गंध सूंघ रहा हो। उसकी सांस में सड़ी हुई मिट्टी, गीली जड़ों और किसी गहरे अंधेरे कुएं जैसी बदबू थी। वह जब थोड़ा और आगे बढ़ा तो उसके पीछे खड़े धुंध भूत एक साथ हिलने लगे। विजय ने उसका चेहरा देखा और उसके शरीर का सड़ा हुआ मांस कांपने लगा। वह भी डर रहा था, क्योंकि वह पिशाच का दूत था, मालिक नहीं। रवि ने उस दृश्य को समझा। जंगल उसकी गलतियों का बदला ले रहा था, लेकिन वास्तविक शिकारी विजय नहीं, कोई और था। वह प्राचीन शक्ति जो सिर्फ हत्या नहीं करती थी, बल्कि फैसला सुनाती थी। वन पिशाच ने धीरे से अपना हाथ उठाया। लंबी जड़ी बूटी मिट्टी और सूखी हड्डियों से बनी उंगलियां आसमान में फैल गईं। उसके इशारे के साथ ही धुंध गांव के चारों ओर घूमने लगी, जैसे वह पूरे गांव को अलग करना चाहता हो, एक पिंजरे की तरह। गांव के लोग घरों के भीतर कांपते हुए दरवाजे दबाए बैठे थे। बच्चे रो रहे थे, बुजुर्ग मंत्र पढ़ रहे थे, महिलाएं चूल्हों के पास मिट्टी का टीका लगा रही थीं। लेकिन कोई भी घर अब सुरक्षित जगह नहीं था, क्योंकि धुंध अब सिर्फ बाहर नहीं थी, वह खिड़कियों की दरारों से अंदर घुस रही थी। रवि ने महसूस किया कि वन पिशाच की नजर सिर्फ उसी पर है, जैसे कोई प्राचीन न्याय उसके भीतर की हर गलती गिनता जा रहा हो। उसके कदम भी खुद ब खुद पीछे हटे, पर जमीन ने उसे पकड़ लिया। वह कहीं जा नहीं सकता था। अचानक पिशाच की उंगली रवि की ओर झुकी और उसी क्षण विजय ने एक दर्द से भरी, हड्डियां कंपा देने वाली चीख मारी। वह सीधे जमीन पर गिर पड़ा। उसका मुंह फटने लगा, जैसे उसके अंदर का सारा कीचड़ बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। उसकी आंखों में आतंक था, क्योंकि पिशाच अब उससे कुछ छीन रहा था। विजय का शरीर फैलने, मरोड़ने और मिट्टी बनने लगा, जैसे वह वापस जंगल में लौट रहा हो। वह चिल्लाता रहा, पर जंगल उसे सुन नहीं रहा था। रवि ने समझ लिया कि पिशाच अपने दूतों को भी माफ नहीं करता। वह वफादारी नहीं चाहता, वह सिर्फ बराबरी चाहता है। उसने एक बार फिर रवि को देखा। हवा में अचानक बोल की तरह एक फुसफुसाहट उभरी। कोई भाषा नहीं, सिर्फ एक आदेश। वन पिशाच चाहता था कि रवि उसकी जगह ले, कि पाप की भरपाई सिर्फ मौत से नहीं, सेवा से होती है। कुसुम चीख उठी। वह रवि से चिपक गई, लेकिन धुंध ने उसे पीछे धकेल दिया। हवा ने उसे दीवार से टकरा दिया और वह बेसुध हो गई। रवि अकेला खड़ा था। पिशाच उसके चेहरे के बिल्कुल पास आया, इतना पास कि वह उसकी सांस अपनी आंखों पर महसूस कर सके। हवा भारी हो गई, जमीन कांपने लगी। आसमान में कौए अचानक वापस लौट आए और पेड़ों पर एक साथ बैठ गए, जैसे किसी फैसले के गवाह बन गए हों। जंगल ने अपना निर्णय सुना दिया। अब रवि की आत्मा यहां से लौटेगी या नहीं, यह उसकी मर्जी पर नहीं, जंगल की मर्जी पर था। लेकिन वह निर्णय क्या होता, यही इस कहानी की सबसे बड़ी खाई थी, जहां इंसान की आखिरी जिद और जंगल की पहली भूख आमने सामने थी। और ठीक उसी पल वन पिशाच ने अपना दूसरा हाथ उठाया और पूरे जंगल का माहौल अचानक बदल गया, जैसे किसी ने आसमान से रंग चूस लिया हो। पूरा वातावरण राख जैसा धूसर हो गया। पेड़ों की पत्तियां चमकने लगीं, जैसे उन पर कोई पुराना श्राप सक्रिय हो उठा हो। रवि ने महसूस किया कि उसके पांव जमीन में ढंसने लगे। पहली बार उसे लगा
कि जंगल उसे सिर्फ मारना नहीं चाहता, जंगल उसे निगलने आया था। कौए पेड़ों से उड़े नहीं, वे धीरे धीरे चुपचाप झुकने लगे, जैसे वे भी इस शक्तिशाली आत्मा के सामने सिर झुका रहे हों। हवा जितनी भारी हो सकती थी उतनी हो चुकी थी। सांस लेना मुश्किल था। कुसुम का बेहोश शरीर दूर पड़ा था, लेकिन किसी अदृश्य ताकत ने उसे वहां ही थाम रखा था। वह हिल भी नहीं पा रही थी। वन पिशाच ने धीरे से अपनी उंगली रवि की ओर बढ़ाई। उसकी उंगली पर जमी मिट्टी से भाप उठ रही थी, जैसे वह किसी गहरे तप से गुजर कर आई हो। रवि जितना पीछे हटना चाहता उतना ही उसकी जड़ें उसे थाम लेती। पैरों के नीचे जमीन नहीं, गीली सांसें लग रही थीं। खामोशी पर विजय की अंतिम चीख ने आघात किया। उसकी देह जो अभी मिट्टी में बदलनी शुरू हुई थी, अचानक रुक गई। उसका चेहरा ऊपर उठ गया, जैसे कोई अदृश्य धागा उसे खींच रहा हो। उसकी आंखों की काली गहराइयों में एक चमक आई। विजय की आवाज नहीं, बल्कि एक टूटी हुई फुसफुसाहट निकली। विजय ने टूटे गले से कहा, मैं वापस नहीं जाना चाहता। पिशाच चाहेगा तो तू भी नहीं जाएगा। यह जंगल किसी को जाने नहीं देता। उसकी बात खत्म होते ही उसकी गर्दन पीछे मुड़ गई, जैसे कोई पुराना खिलौना टूटता है। उसकी देह मिट्टी बनकर जमीन में समा गई। जंगल ने उसे पूरी तरह खा लिया। अब हवा में सिर्फ रवि और वन पिशाच थे। पिशाच का सिर धीरे धीरे रवि के पास झुका। उसकी आंखें नहीं थीं, पर उनकी खाली जगहें जैसे अंदर से चमके मार रही थीं। उन छेदों के भीतर गहरी पिघली हुई धुंध बहती थी। वह रवि के चेहरे से कुछ इंच दूर आ गया। रवि के कानों में एक कड़कड़ाहट जैसी आवाज पड़ी। वह समझ नहीं पाया, पर अगले ही क्षण उसे एहसास हुआ कि यह आवाज पिशाच की हड्डियों की नहीं, उसकी अपनी पसलियों की थी। जैसे डर ने उन्हें अंदर से झपटा कर दिया हो। पिशाच ने कोई शब्द नहीं कहा। उसने अपने हाथ को रवि के सीने पर रखा और उस स्पर्श में इतनी ठंड थी कि रवि ने सोचा वह अभी यहीं जमकर गिर जाएगा। लेकिन वह नहीं गया। जंगल उसे बेहोश नहीं होने देना चाहता था। उसे सब कुछ जागते हुए भोगना था। अचानक हवा में एक नई गंध आई, भीगी मिट्टी, काई और कहीं दूर जलती हुई घास की। रवि ने समझा कि यह गंध काली घाटी की है, वह घाटी जहां से इस पिशाच की शक्ति शुरू होती है। और अब वह शक्ति गांव की ओर पूरी तरह फैल चुकी है। जैसे ही पिशाच ने हाथ हटाया, जमीन अचानक फटने लगी। छोटे छोटे दरार उससे निकलते हुए गांव की ओर भागे। वे लताएं जो रात में दिखाई नहीं देती थीं, अब जमीन से बाहर आने लगी। पतली, कांटेदार, सांपों की तरह रेंगती हुई लताएं, जो किसी भी इंसान के पैर के पास आती तो वहीं चिपक जाती। रवि ने देखा कि अलग अलग घरों की खिड़कियों से लोग झांक रहे थे। सभी के चेहरों पर एक ही भाव था, ऐसा भय जिसकी कोई भाषा नहीं होती। रवि ने कांपते हुए कहा, तू मुझसे क्या चाहता है? वन पिशाच ने सीधे जवाब नहीं दिया। उसकी छाती के बीच की हड्डियां हल्की हल्की हिलने लगी और उसमें से एक धीमी, परतों में लिपटी आवाज निकली। पिशाच ने कुछ शब्द फुसफुसाए, जिसने खून बहाया उसे खून देना ही होगा। दौलत कभी मुफ्त नहीं आती। अब तू जंगल का है। रवि ने एक सांस में कहा, मैं नहीं बनूंगा तेरी तरह, मैं इंसान हूं। पिशाच धीरे से, बहुत धीरे अपनी गर्दन झुकाकर करीब आया। उसकी सांस रवि की त्वचा को छू गई। वह बोला नहीं, लेकिन उस खामोशी ने ही रवि को जवाब दे दिया। जंगल इंसानों को नहीं पूछता, जंगल फैसला खुद करता है। अचानक पिशाच ने रवि के पीछे हाथ बढ़ाया। जमीन में से निकली लताएं बिजली की तरह उसकी ओर दौड़ी, लेकिन किसी को छुआ नहीं। वे कुसुम की ओर गईं। वे उसके पैरों से लिपटी, उसके हाथों पर छड़ी, उसकी कमर को पकड़कर उसे धीरे धीरे ऊपर उठाने लगीं। रवि की चीख जंगल में गूंज उठी, नहीं, उसे छोड़ दे, उसे मत छू। पिशाच ने पहली बार अपना सिर मोड़ा, बहुत धीरे, जैसे उसके अंदर कोई भारी पत्थर घूमता हो। वह कुसुम की ओर देखने लगा और फिर उसके हाथों पर उगाए कांटे चमकने लगे। जंगल का फैसला अभी पूरा नहीं हुआ था। अब या तो कुसुम जाएगी या फिर रवि, पर फैसला कौन करेगा? वह जंगल नहीं बताता, वह फैसला करवाता है। और उस रात काली घाटी में सिर्फ हवा नहीं बह रही थी, बल्कि किसी का अंत, किसी का श्राप और किसी का भविष्य खुद को तय कर रहा था। अब केवल एक अंतिम चिंगारी बाकी थी, और वही चिंगारी इस कहानी का असली अंधेरा प्रकट करने वाली थी। काली घाटी की उस रात में कुछ ऐसा होने वाला था जिसे गांव की उम्र भी याद रखेगी। वन पिशाच कुसुम की ओर झुका हुआ था और उसकी उंगलियों के कांटे हवा में सांप की तरह लहरा रहे थे।
कुसुम का शरीर हवा में लटकता हुआ कांप रहा था। उसकी सांसों की आवाज भी धुंध में घुल चुकी थी। रवि जमीन पर घुटनों के बल गिरा। उसने हाथ आसमान की ओर उठाए, जैसे किसी अदृश्य भगवान को पुकार रहा हो। लेकिन वह जानता था, आज भगवान नहीं आएगा, आज जंगल का फैसला ही आखिरी है। रवि ने रोते हुए कहा, तू मुझसे जो चाहे ले ले, लेकिन मेरी पत्नी को छोड़ दे। मैं नहीं देख सकता उसे मरते हुए। वन पिशाच ने उसका चेहरा देखा। उसकी आंखों की खाली जगहों में एक हल्की रोशनी चमकी, जैसे वह रवि के अंतर्मन को पढ़ रहा हो। धुंध धीरे धीरे उसके चारों ओर घूमने लगी, जैसे जंगल किसी नए सौदे की खुशबू सूंघ रहा हो। रवि ने कांपते हुए आगे कहा, मैंने विजय को मारा, मेरी गलती थी। लेकिन कुसुम ने क्या किया? उसे क्यों? सजा मुझे दे, उसे नहीं। जंगल की सारी आवाजें अचानक शांत हो गईं। कौओं की चीख, कुत्तों की रोना, पत्तों की सरसराहट, सब एकदम खत्म। ऐसा लगा जैसे पूरा जंगल इस एक वाक्य का इंतजार कर रहा था। वन पिशाच ने पहली बार दोनों हाथ उठाए। लताएं कुसुम के शरीर के चारों ओर कसती चली गईं। लेकिन उसी क्षण जंगल की जमीन फिर फटी। इस बार उसे धुआं नहीं निकला। इस बार उसमें से वो जड़ें बाहर आईं जो अक्सर पुराने शिवालयों की टूटी मूर्तियों के नीचे पाई जाती हैं। काली, सूखी, क्रोधित। उन्होंने रवि की एड़ियों को पकड़ लिया। एक जोर का झटका लगा। रवि जमीन से ऊपर खींचा गया, सीधा पिशाच की ओर। कुसुम अभी भी हवा में थी। अब दोनों जमीन से कई फीट ऊपर थे और उनके बीच सिर्फ पिशाच खड़ा था। वन पिशाच ने अपनी आवाज खोली। इस बार आवाज गहरी नहीं थी, बल्कि टूटे हुए हजार गले एक साथ बोल रहे हों। पिशाच ने कहा, जिसने खून बहाया उसका खून देना ही होगा। जिसने मृत को उठाया उसे मौत का बोझ उठाना ही पड़ेगा। दौलत का सौदा लौटता नहीं। तू पहले आया था, इसलिए पहले तू जाएगा। रवि तड़पने लगा। जड़ें उसकी जांघों, उसकी कमर, उसकी छाती तक चढ़ने लगी। हड्डियों के टूटने की आवाज हवा में साफ सुनाई दी। उसके मुंह से दर्द की चीख निकली, लेकिन धुंध ने उसकी आवाज को निगल लिया। कुसुम रोते हुए चिल्लाई। कुसुम ने डर से कहा, उसे छोड़ दो। कुसुम ने रुआंसी आवाज में कहा, वह गलत था, पर वह इंसान है। कुसुम ने टूटते हुए कहा, उसे मत मारो प्लीज। पिशाच ने उसकी ओर सिर्फ एक बार देखा। उस नजर में कोई दया नहीं थी। जंगल दया नहीं करता, जंगल हिसाब लेता है। रवि की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। लताएं उसके कंधों तक पहुंच चुकी थीं। उसकी पसलियां धीरे धीरे जंगल की पकड़ में दब रही थीं। और फिर एक ही झटके में जंगल ने रवि को निगल लिया। लताएं उसे खींचती हुई जमीन में उतार ले गईं, जैसे कोई गहरा कुआं उसे भीतर खींच रहा हो। रवि आखिरी बार चीखा, कुसुम भाग जाओ, और उसके बाद उसकी आवाज कहीं गायब हो गई। जंगल की जमीन कुछ क्षण बाद शांत हो गई। ऐसा लगा जैसे कभी कोई मौजूद था ही नहीं। कुसुम को पकड़े हुए लताएं भी धीरे धीरे ढीली हो गईं। वन पिशाच ने अब उसकी ओर नहीं देखा। उसका सौदा पूरा हो चुका था। पिशाच धीरे से मुड़ा और जंगल की धुंध में वापस चला गया। उसकी हर चाल के साथ पेड़ झुकते गए, जैसे उसका स्वागत कर रहे हों। धुंध कम होने लगी। कुत्ते वापस भौंकने लगे। कौए फिर पेड़ों पर लौट आए। लेकिन गांव खामोश था। कुसुम घुटनों पर गिर गई। उसने अपनी छाती से जमीन को लगाया और रोती रही। उसने पहली बार महसूस किया कि जंगल ने उसे बचाया नहीं, जंगल ने उसे छोड़ दिया था, क्योंकि वह सौदे में शामिल नहीं थी। अगली सुबह गांव वाले बाहर आए। उन्होंने जमीन पर गहरा गड्ढा देखा, जैसे कोई बड़ा जानवर रात को जमीन फाड़ कर गया हो। कुसुम वहीं बैठी थी, बेजान, खामोश, और रवि का कोई नामो निशान नहीं था। लोग आज भी कहते हैं कि काली घाटी के पास से अगर रात में गुजरो तो जमीन के भीतर से एक आदमी की चीख सुनाई देती है। वह आदमी जो लालच में अपनी मौत खुद लिखलाया। और जब हवा तेज चलती है तो विजय की टूटी हुई फुसफुसाहट भी सुनाई देती है। जंगल किसी को जाने नहीं देता। तो साथियों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइए। और अभी तक भी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चीज का वेट कर रहे हो यारों। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से कहानी लेकर आता हूं। बदले में आपसे सिर्फ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ही तो मांग रहा हूं। आप लोगों से दिल से निवेदन है कि मुझे थोड़ा सपोर्ट करो, ताकि मैं हर दिन नई कहानी आप लोगों के सामने ला सकूं। तो साथियों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है?
पहली सीख, लालच का रास्ता जितनी चमक दिखाता है उसका अंत उतना ही अंधेरा होता है। दूसरी सीख, किसी भी बुरी ताकत से किया गया सौदा एक दिन पूरा वसूल किया जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने शहर का नाम बताइए और सभी भाइयों और बहनों को जय श्री राम।